नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों पर हमारी इस गहन चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे अध्यायों पर खास ध्यान देंगे जो कानून और यूपीएसआई की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आप जानते हैं बहुत जरूरी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम दो खास अध्यायों पर बात करेंगे। पहला है अध्याय 10 जो सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्प से जुड़े अपराधों के बारे में है। हम इसकी धारा 178 से शुरू करेंगे और फिर हम अध्याय 11 पर चलेंगे जो कि लोक शांति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है और इसकी धारा 197 तक का पूरा विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो हमारा मकसद यही है कि इन धाराओं का जो मूल तत्व है उसे समझें। मतलब कानून क्या है, क्यों है और असल जिंदगी में इसका क्या मतलब निकलता है। हम कोशिश करेंगे कि बेयर एक्ट की भाषा थोड़ी आसान लगे, है ना, उदाहरणों से जोड़ें और खास बातें याद रखें। बिल्कुल, ताकि तैयारी और समझ दोनों मजबूत हों। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 10 से। हाँ जी। अध्याय 10 सिक्का, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैम्प से संबंधित अपराध। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। तो पहली धारा है धारा 178, सिक्का, सरकारी स्टैम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण। काउंटरफिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट। ये धारा मूल रूप से कहती है जो कोई किसी सिक्के, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजनों के लिए प्रचालित किसी स्टैम्प, किसी करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करेगा या कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को जानते हुए करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। मतलब अगर कोई नकली काउंटरफीट सिक्के, स्टैम्प या नोट बनाता है या बनाने की प्रोसेस में जानबूझकर कोई हिस्सा लेता है तो वो एक गंभीर अपराध है। हाँ बिल्कुल। और कूटकरण यानी काउंटरफिटिंग का मतलब यहाँ साफ है धोखाधड़ी के इरादे से असली जैसी दिखने वाली नकली चीज बनाना। और सजा तो काफी गंभीर लग रही है इसमें। है आजीवन कारावास तक या फिर 10 साल तक की कैद और जुर्माना भी। मतलब ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। सही काम। और इसी धारा में एक्सप्लेनेशन भी है शायद। हाँ, स्पष्टीकरण में बैंक नोट, सिक्का जिसे कॉइनेज एक्ट 2011 परिभाषित करता है और कूटकरण के अलग अलग पहलू समझाए गए हैं। जैसे एक डिनोमिनेशन के स्टैम्प को दूसरे जैसा दिखाना या मान लीजिए सिक्का का वजन बदल देना या उसका रूप बदल देना, वो भी कूटकरण में ही आता है। अच्छा, कोई आसान सा उदाहरण सोचें तो। जैसे अगर कोई मान लीजिए 500 रुपए के नोट की बढ़िया सी रंगीन फोटोकॉपी कर ले और उसे चलाने की कोशिश करे। बिल्कुल, वो सीधा धारा 178 के दायरे में आ जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई पुराना कम कीमत वाला सिक्का है, उसको घिसकर या उस पर कुछ खास निशान बनाकर उसे किसी दुर्लभ कीमती सिक्के जैसा दिखाने की कोशिश करे ताकि ज्यादा पैसे मिले, वो भी सिक्के का कूटकरण ही माना जाएगा। तो धारा 178 तो हो गई बनाने के काम पर, एक्ट ऑफ काउंटरफीटिंग पर। अब अगर कोई इन नकली चीजों को इस्तेमाल करे या कहीं से लाए, कहीं ले जाए, हाँ, उसके लिए है अगली धारा 179, कूट रचित या कूटकृत सिक्का, स्टैम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का आयात या निर्यात या उपयोग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और यूज ऑफ फॉर्ज्ड और काउंटरफीट कॉइन, स्टैम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट। ये कहती है जो कोई किसी कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टैम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वो कूट रचित या कूटकृत है, भारत में आयात करेगा या भारत से निर्यात करेगा, या उसका दुर्व्यापार करेगा या उसे असली के रूप में उपयोग में लाएगा। मतलब कोई नकली सिक्के, स्टैम्प या नोट का इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, बेचे, खरीदे या असली बताकर चला दे, तो वो दंडनीय होगा। पर इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है। वो क्या? कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को पता हो, मतलब नोइंग, या उसके पास रीजन टू बिलीव हो कि वो चीज नकली है। अच्छा, मतलब अगर अनजाने में किसी के पास आ गया और उसने चला दिया, हाँ, तो वो बच सकता है। हाँ बिल्कुल। ये मेंस रिया मतलब आपराधिक इरादा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, सजा यहाँ भी उतनी ही गंभीर है, आजीवन कारावास तक या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से बहुत सारे नकली भारतीय रुपए लाता है, उसे पता है कि ये नकली हैं और वो यहाँ उन्हें किसी बिजनेस में लगाने की कोशिश करता है। या फिर सोचिए कोई वकील है, उसे पता है कि ये स्टैम्प पेपर नकली है,
फिर भी वो कोर्ट में किसी केस में उन्हें इस्तेमाल कर लेता है। ये सब धारा 179 में आएगा। ठीक है, तो 178 बनाने पर, 179 लाने, ले जाने, बेचने या इस्तेमाल करने पर। अच्छा, अगर कोई इन्हें बनाए ना, इस्तेमाल करे, बस अपने पास रखे तो क्या वो भी अपराध है? हाँ, हो सकता है। और यही बात है धारा 180, कूटर रचित या कूटकृत सिक्का, स्टैम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना। पोजेशन ऑफ फॉर्ज्ड और काउंटरफीट कॉइन, स्टैम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट में इसके मुताबिक जो कोई किसी कूटर रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टैम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वो कूटर रचित या कूटकृत है, इस आशय से कब्जे में रखेगा कि उसे असली के रूप में उपयोग में लाए, या कि उसे असली के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा। मतलब यहाँ आशय या इरादा बहुत जरूरी है। सिर्फ पोजेशन काफी नहीं, उसे असली की तरह इस्तेमाल करने का इरादा भी होना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ सजा थोड़ी कम है, 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। और इसमें बचाव का भी कोई रास्ता है? स्पष्टीकरण कहता है कि अगर व्यक्ति ये साबित कर दे कि उसे वो नकली चीज किसी वैध स्रोत से मिली थी, मतलब लॉफुल अथॉरिटी से, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए पुलिस ने छापा मारा और किसी के घर से बहुत सारे नकली नोट मिले और साथ में ऐसे सबूत भी मिले कि वो उन्हें बाजार में चलाने की फिराक में था, तो ये सीधा धारा 180 का मामला बन जाएगा। समझ गया। चलिए अब उन चीजों की बात करते हैं जिनसे ये नकली नोट वोट बनते हैं, मतलब मशीनें, डाइस वगैरह। हाँ, उसके लिए है धारा 181, सिक्का, सरकारी स्टैम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों के कूटकरण या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। Making or possessing instruments or materials for forging or counterfeiting coin, government stamp, currency notes or bank notes. ये धारा कहती है जो कोई किसी सिक्के, सरकारी स्टैम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वो ऐसे कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, कोई यंत्र, उपकरण या सामग्री बनाएगा या सुधारेगा या बनाने या सुधारने की प्रक्रिया का कोई भाग निष्पादित करेगा या खरीदेगा, बेचेगा या विनियमित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा। बाप रे, काफी लंबा है। मतलब सीधी बात यह है कि जो कोई नकली चीजें बनाने वाली मशीन, डाई, औजार या सामान बनाता है, सुधारता है, खरीदता, बेचता या बस अपने पास रखता है, वो अपराधी होगा। हाँ, लेकिन यहाँ भी इरादे वाली बात है। अच्छा, अपराध तब बनता है जब ये इरादा हो कि इन चीजों का इस्तेमाल जालसाजी के लिए किया जाएगा या ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए इन्हें रखा जाए कि इनका इस्तेमाल इसी गलत काम के लिए होना है। और सजा? सजा फिर से वही गंभीर वाली है, आजीवन कारावास तक या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। जैसे मान लीजिए किसी प्रिंटिंग प्रेस पर रेड पड़ती है और वहां नकली नोट छापने वाली खास प्लेटें मिलती हैं, स्याही मिलती हैं, मशीनें मिलती हैं। ये धारा 181 का क्लासिक केस है। ठीक है, तो हमने 4 मुख्य धाराएं देख ली। नकली बनाना 178, उन्हें लाना ले जाना, इस्तेमाल करना 179, कब्जे में रखना 180 और उनके उपकरण रखना 181। ये चारों बहुत गंभीर अपराध हैं जिनमें उम्र कैद तक की सजा है। सही। अब एक थोड़ी अलग सी स्थिति देखते हैं। धारा 182, करेंसी नोटों या बैंक नोटों जैसे दिखने वाले दस्तावेजों को बनाना या उपयोग करना, मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। ये धारा उन कागजों पर रोक लगाती है जो असली नोट नहीं है पर दिखते वैसे ही हैं या इतने मिलते जुलते हैं कि धोखा दे सकते हैं, कैलकुलेटेड टू डिसीव। अच्छा, जैसे वो बच्चों के खेलने वाले नकली नोट होते हैं या कभी कभी विज्ञापनों में नोट जैसा डिजाइन इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसका मकसद शायद यही है कि भ्रम न फैले। यहाँ सजा काफी कम है। उपधारा 1 कहती है कि ऐसे दस्तावेज बनाने, इस्तेमाल करने या किसी को देने पर सिर्फ 300 रुपए तक का जुर्माना है। सिर्फ 300? हाँ, और उपधारा 2 में है कि अगर पुलिस पूछे कि ये किसने छापा या बनवाया और वो व्यक्ति बिना सही कारण के नाम पता न बताए तो उसे 600 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और उपधारा 3 एक प्रिजम्पशन बनाती है कि जब तक उल्टा साबित न हो, दस्तावेज पर जिसका नाम छपा है वही उसका बनाने वाला माना जाएगा। दिलचस्प है। चलिए अब स्टैम्प से जुड़े कुछ और खास अपराधों पर आते हैं। धारा 183 से 185 शायद इसी बारे में है। हाँ, धारा 183
ऐसे स्टैम्प्स से चिन्ह हटाना जिसका उपयोग किया जा चुका है, रिमूवल ऑफ मार्क फ्रॉम स्टैम्प विच हैज बीन यूज्ड। ये धारा कहती है जो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानिकारित की जाए किसी ऐसे पदार्थ से जिस पर सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजनों के लिए प्रचालित कोई स्टैम्प लगा हो, व लेख या दस्तावेज जिसके लिए स्टैम्प का उपयोग किया गया था, हटाएगा या मिटाएगा। या किसी लेख या दस्तावेज से वो स्टैम्प हटाएगा जिसका उपयोग किया जा चुका है, जिससे कि उस स्टैम्प का उपयोग किसी अन्य लेख या दस्तावेज के लिए किया जा सके। मतलब धोखाधड़ी या सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस्तेमाल हो चुके सरकारी रेवेन्यू स्टैम्प से छेड़छाड़ करना। बिल्कुल। इसमें दो बातें हैं। पहला, जिस चीज पर स्टैम्प लगा है उससे वो लिखावट हटा देना जिसके लिए स्टैम्प लगा था। दूसरा, इस्तेमाल हुए स्टैम्प को ही निकाल लेना ताकि उसे दोबारा कहीं और चिपका सकें। इसमें सजा 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। अच्छा, जैसे पुराने रजिस्ट्री के कागज से रेवेन्यू स्टैम्प उखाड़कर नए पर लगा देना। यह स्टैम्प पे लगी स्याही या निशान मिटाने की कोशिश करना। हाँ, और इसी से मिलती जुलती है अगली धारा, धारा 184। पहले से उपयोग किए गए राजस्व स्टैम्प का उपयोग, यूज ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प यूज्ड बिफोर। ये सीधे कहती है जो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानिकारित की जाए किसी ऐसे सरकारी राजस्व स्टैम्प का किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करेगा जिसके बारे में वह जानता है कि वह पहले उपयोग में लाया जा चुका है, उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो 183 हटाने या मिटाने पर, 184 दोबारा इस्तेमाल करने पर, ठीक है। और धारा 185 उपयोग किए गए स्टैम्प पर से चिन्ह मिटाना या ऐसे स्टैम्प का विक्रय, इरेजर ऑफ मार्क फ्रॉम यूज स्टैम्प और सेल ऑफ सच स्टैम्प। ये 183 से कैसे अलग हुई? देखिए, धारा 185 खास तौर पर उस निशान पर फोकस करती है जो दिखाता है कि स्टैम्प इस्तेमाल हो चुका है, जैसे कैंसिल्ड की मोहर या तारीख। इस निशान को धोखाधड़ी या सरकार को नुकसान के इरादे से मिटाना या हटाना अपराध है। अच्छा। और साथ ही ऐसा स्टैम्प जिससे निशान मिटाया गया है या ऐसा स्टैम्प जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो इस्तेमाल हो चुका है, उसे कब्जे में रखना, बेचना या किसी और को देना, डिस्पोजेस ऑफ, भी इसी धारा में आता है। सजा यहाँ भी 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। समझ गया। तो 183 स्टैम्प या दस्तावेज हटाने पर, 184 इस्तेमाल हुए स्टैम्प को फिर से इस्तेमाल करने पर और 185 इस्तेमाल का निशान मिटाने या ऐसा स्टैम्प बेचने पर है। तीनों का मकसद एक ही है, सरकारी रेवेन्यू की चोरी रोकना। आगे है धारा 186, कल्पित स्टैम्प। कल्पित मतलब फिक्टिशियस। हाँ, कल्पित मतलब नकली, जो असली होने का नाटक करे। ये धारा खास तौर पर उन नकली स्टैम्पों के बारे में है जो डाक टिकट जैसे दिखते हैं पर असली नहीं होते। अच्छा, ऐसे स्टैम्प बनाना, उन्हें चलाना, इस्तेमाल करना, बेचना या उन्हें बनाने के उपकरण रखना सब अपराध है। इसमें सजा थोड़ी अलग है, 200 रुपए तक का जुर्माना। और ऐसे स्टैम्प और उपकरण जब्त भी किए जा सकते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु, पहला, डाक टिकट जैसे दिखने वाले नकली स्टैम्प बनाना, बेचना, इस्तेमाल करना, रखना। दूसरा, उनके उपकरण रखना। और सजा 200 रुपए तक जुर्माना और जब्ती। धारा 187 और 188। धारा 187 करेंसी नोटों या बैंक नोटों जैसे दस्तावेजों को बनाना या उपयोग करना। और धारा 188, धारा 187 उन दस्तावेजों के बारे में है जो असली करेंसी नोट या बैंक नोट से इतने मिलते जुलते हों कि धोखा हो सके, जैसे कोई विज्ञापन जो हूबहू नोट जैसा दिखे। अच्छा, जो कभी कभी दिखते हैं। हाँ, ऐसा बनाना या इस्तेमाल करना दंडनीय है। धारा 188 स्रोत में इसका शीर्षक अलग है। जी हाँ, स्रोत में धारा 188 का शीर्षक दस्तावेज से सिक्के बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध ले जाना है, ना कि मनी ऑर्डर वाला। तो ये शायद सिक्के बनाने के उपकरणों या संबंधित दस्तावेजों को अवैध रूप से ले जाने से संबंधित। आज हम अध्याय 11 पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, मतलब ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। इसमें धारा 189 से 197 तक कवर होंगे। ये धाराएं समाज में शांति और व्यवस्था के लिए बहुत अहम है। चलिए शुरू करते हैं पहली धारा से। जरूर। धारा 189, विधि विरुद्ध जमाओ, अनलॉफुल असेंबली। ये धारा बताती है कि विधि विरुद्ध जमाओ यानी अनलॉफुल असेंबली आखिर है क्या।
किस तरह के हो सकते हैं? हाँ, कानून में 5 तरह के उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, जैसे सरकार को या किसी लोक सेवक को डराना धमकाना आपराधिक बल से। ओके। दूसरा, किसी कानून को लागू होने से रोकना। तीसरा, कोई अपराध करना जैसे रिस्टी या आपराधिक अतिचार क्रिमिनल ट्रेसपास। चौथा, बलपूर्वक किसी की संपत्ति छीन लेना या किसी को उसके अधिकार से वंचित कर देना जैसे रास्ते का अधिकार। और पांचवां, किसी व्यक्ति पर दबाव डालकर कुछ ऐसा करवाना जो वो कानूनी तौर पर करने को बाध्य नहीं है या कुछ करने से रोकना जिसका उसे हक है। अच्छा, ये 5 स्थितियां हैं। जी, और एक बात और, सिर्फ उस जमाव का सदस्य होना ही अपराध नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर कोई जानबूझकर उसमें शामिल होता है या शामिल रहता है या फिर घातक हथियार लेकर शामिल होता है। हथियार के साथ तो मामला और गंभीर हो गया। बिल्कुल। या फिर ऐसी जमाव को कोई पनाह देता है अपने घर में या कहीं और, या ऐसे काम के लिए लोगों को भाड़े पर रखता है या खुद भाड़े पर जाता है, ये सब अलग अलग दंडनीय अपराध हैं इसी धारा के तहत। मतलब काफी व्यापक दायरा है इसका। जी, सजा भी अलग अलग है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक और जुर्माना भी। कोई उदाहरण दे सकती हैं जिससे ये और साफ हो जाए? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए 5-6 लोग मिलकर तय करते हैं कि वो बलपूर्वक किसी के निर्माणाधीन मकान पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे ही वो इस इरादे से उस जगह पर इकट्ठा होते हैं, बस इकट्ठा होना ही काफी है, उन्होंने एक अनलॉफुल असेंबली बना ली, भले उन्होंने अभी कब्जा ना किया हो। अच्छा, मतलब इरादा और जमाव ही काफी है। हाँ, उनका वो कॉमन ऑब्जेक्ट ही उन्हें अपराधी बना देता है। एक और उदाहरण ले, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे पता है कि कुछ लोग उसके फार्म हाउस में रुककर पास की फैक्ट्री में हिंसा करने की योजना बना रहे हैं और वो उन्हें रुकने देता है, पुलिस को नहीं बताता, तो वो व्यक्ति भी धारा 190 के तहत पनाह देने के लिए दोषी हो सकता है। समझ गया। तो संक्षेप में बताएं इसके मुख्य बिंदु। जरूर, रिकैप कर लेते हैं। पहला, 5 या ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा, उनका एक अवैध कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरा, वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? सरकार को डराना, कानून रोकना, अपराध करना, संपत्ति छीनना या किसी को मजबूर करना। और चौथा, सिर्फ सदस्य होना ही नहीं, जानबूझकर शामिल होना, हथियार रखना, पनाह देना, ये भाड़े पर जाना भी दंडनीय है। बहुत स्पष्ट। अब मेरा सवाल ये है कि अगर इस जमाव में मान लीजिए 6 लोग हैं और उनमें से एक कोई अपराध कर देता है, तो क्या बाकी 5 भी जिम्मेदार होंगे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर धारा 190 काम आती है। अच्छा। धारा 190, विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी। मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ये धारा एक तरह से जॉइंट लायबिलिटी या कह सकते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत लागू करती है। जॉइंट लायबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर अनलॉफुल असेंबली के किसी एक सदस्य ने उस जमाव के कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई अपराध किया जी, या कोई ऐसा अपराध किया जिसके होने की संभावना बाकी सदस्यों को पता थी, मतलब इट वाज लाइकली टू बी कमिटेड, तो उस जमाव के सभी सदस्य जो उस अपराध के समय वहां मौजूद थे, उस अपराध के दोषी माने जाएंगे। अरे, मतलब किया एक ने और सजा सबको? हाँ, अगर वो अपराध कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए किया गया हो या उसके होने की संभावना पता हो, आप उस गैरकानूनी जमाव का हिस्सा हैं, तो आप उसमें होने वाले संभावित अपराधों के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। कोई उदाहरण? मान लीजिए 7 लोग इकट्ठा होते हैं किसी दुकान से जबरन वसूली करने के इरादे से। ये एक अनलॉफुल असेंबली है। ठीक। अब वसूली के दौरान एक सदस्य दुकानदार को डराने के लिए हवा में गोली चला देता है। गोली किसी को लगती नहीं, पर गोली चलाना अपने आप में अपराध है। हाँ। तो क्योंकि गोली चलाना वसूली के कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के दौरान हुआ और ये एक संभावित कार्यवाही थी, इसलिए 7 सदस्य गोली चलाने के अपराध के लिए दोषी माने जा सकते हैं। अच्छा, भले ही गोली सिर्फ एक ने चलाई हो। जी, एक और स्थिति देखिए। कुछ लोग एक फैक्ट्री का घेराव करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, लेकिन भीड़ में से कोई अचानक पत्थर फेंकने लगता है। अब यहाँ देखना होगा कि क्या पत्थर फेंकना शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कॉमन ऑब्जेक्ट का हिस्सा माना जा सकता है? शायद नहीं। क्या बाकी सदस्यों को पता था कि पत्थर फेंके जा सकते हैं? अगर नहीं, तो शायद सब जिम्मेदार न हो। ये केस के तथ्यों पर निर्भर करेगा। समझ गया। तो रिकैप क्या होगा इसका? रिकैप: अनलॉफुल असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करते हुए किया गया अपराध एक सदस्य करे तो सभी सदस्य दोषी, जॉइंट लायबिलिटी।
ये तब भी लागू होता है जब अपराध का होना संभाव यानी लाइकली माना गया हो। ये जॉइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो वाकई गंभीर है। अब अगर ये अनलॉफुल असेंबली सिर्फ जमा ना हो बल्कि हिंसा पर उतरा है, तब क्या होगा? हाँ, तब ये मामला और संगीन हो जाता है और इसे बलवा यानी रायटिंग कहते हैं। अब देखते हैं धारा 191, बलवा करना, रायटिंग। रायटिंग। ये धारा कहती है कि जब भी कोई अनलॉफुल असेंबली या उसका कोई सदस्य अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए बल, फोर्स या हिंसा, वायलेंस का इस्तेमाल करता है, तो उस जमाव का हर सदस्य बलवा करने का दोषी होगा। अच्छा। इसके लिए सजा 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो अनलॉफुल असेंबली में जो फोर्स या वायलेंस जुड़ जाए तो वो राइटिंग बन जाता है। बिल्कुल। और जरूरी है कि ये फोर्स या वायलेंस उसी कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। उदाहरण? मान लीजिए कुछ लोग 5 या ज्यादा अवैध निर्माण का विरोध करने जमा हुए। ये हुई अनलॉफुल असेंबली। ठीक है। फिर उन्होंने वहां काम कर रहे मजदूरों को पीटना शुरू कर दिया और मशीनें तोड़ दी। ये हुआ बल या हिंसा का प्रयोग। तो अब ये राइटिंग है और उस जमाव का हर सदस्य राइटिंग का दोषी होगा। समझ गया। एक और उदाहरण, कॉलेज में 2 छात्र गुटों में लड़ाई होती है। एक गुट के 10-12 लड़के हॉकी स्टिक और बेल्ट लेकर दूसरे गुट पर हमला कर देते हैं। ये भी राइटिंग है। अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। स्पष्ट है। रिकैप। अनलॉफुल असेंबली द्वारा कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए बल या हिंसा का प्रयोग इज इक्वल टू बलवा, राइटिंग। बल हिंसा कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। जमाव का हर सदस्य दोषी। और अगर इस बलवे में हथियार भी हों, जैसे घातक हथियार? हाँ, तो फिर ये बलवे का और गंभीर रूप मतलब एग्रवेटेड फॉर्म माना जाएगा। इसके लिए है धारा 192, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना, राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन। डेडली वेपन? जी, ये धारा कहती है कि अगर कोई बलवा करते समय घातक हथियार, डेडली वेपन या ऐसी किसी चीज से लैस है जिससे मौत हो सकती है, तो उसे ज्यादा सजा मिलेगी, 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। घातक हथियार मतलब बंदूक, तलवार? हाँ, बंदूक, तलवार, बड़े चाकू या कोई भी ऐसी चीज जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर मौत होने की संभावना हो। यहाँ सिर्फ हथियार रखना ही काफी है, भले ही इस्तेमाल न किया हो। अच्छा, सिर्फ रखना ही? हाँ, बलवा करते समय ऐसे हथियार से लैस होना ही अपराध को गंभीर बना देता है। उदाहरण से समझाइए। जैसे मान लीजिए प्रदर्शनकारी भीड़ पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ रही है और पत्थर फेंक रही है। ये राइटिंग है। जी। अब अगर उस भीड़ में कुछ लोगों के पास देसी कट्टे या तलवारें भी हैं, तो वो लोग धारा 192 के तहत आएंगे और बाकी जिनके पास हथियार नहीं है वो धारा 191 के तहत। मतलब सजा अलग अलग हो जाएगी? हाँ। एक और उदाहरण, जमीन के झगड़े में एक पक्ष लाठी, डंडे और बंदूकें लेकर दूसरे पक्ष पर हमला करता है, तो जिनके पास बंदूकें थीं उन पर धारा 192 लगेगी। ठीक है। रिकैप। बलवा करते समय खतरनाक हथियार रखना, डेडली वेपन रखना। हथियार ऐसा हो जिससे मृत्यु होना संभव हो, लाइकली हो। ये बलवा का गंभीर रूप है, सजा ज्यादा है। ये तो हुई बलवा करने वालों की बात। लेकिन जिस जमीन पर यह सब हो रहा है, क्या उसके मालिक या कब्जेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। कानून सिर्फ सजा ही नहीं देता, रोकथाम पर भी ध्यान देता है। यहीं आती है धारा 193, उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी का दायित्व जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया जाए, लाइबिलिटी ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड। अच्छा, मालिक की भी जिम्मेदारी? हाँ, जमीन के मालिक, ओनर या कब्जेदार, ऑक्यूपायर या उनके एजेंट या मैनेजर पर यह जिम्मेदारी है अगर उनकी जमीन पर अनलॉफुल असेंबली होती है या राइटिंग होती है और उन्हें पता था या विश्वास करने का कारण था कि ऐसा हो सकता है। तो उनका ये कर्तव्य है कि वो फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन को खबर दें और अपनी तरफ से उसे रोकने के लिए सभी कानूनी तरीके अपनाएं। और अगर वो ऐसा ना करें तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका मकसद यही है कि लोग अपनी प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल न होने दें। ये तो जरूरी है। ये धारा तब भी लागू होती है जब बलवा किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए हो रहा हो जिसका उस जमीन में कोई हित हो। कोई उदाहरण? मान लीजिए एक रिजॉर्ट का मालिक अपनी जगह किसी समूह को किराए पर देता है।
उसे पता चलता है कि वो लोग वहां मीटिंग करके पास के गांव में दंगा फैलाने की योजना बना रहे हैं। अगर वो मालिक पुलिस को खबर नहीं करता, उन्हें रोकता नहीं और वो लोग वहां से जाकर सच में दंगा करते हैं तो मालिक पर इस धारा के तहत जुर्माना लग सकता है। ठीक है, एक और स्थिति। इंगे अफरे या बलवा होता है तो मैनेजर की लापरवाही उससे जिम्मेदार बना सकती है। समझ गया। रिकैप। भूमि स्वामी अधिभोगी एजेंट मैनेजर का दायित्व अगर उनकी जमीन पर अनलॉफुल असेंबली रायटिंग हो, जानते हुए भी रोकने के कानूनी साधन न अपनाना और पुलिस को सूचित न करना तो जुर्माना। प्रिवेंशन को बढ़ावा। आपने अभी अफरे का जिक्र किया, ये राइटिंग से कैसे अलग है? लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। धारा 194 इसी के बारे में है। हाँ, ये आम कंफ्यूजन है पर अंतर साफ है। धारा 194 दंगा, अफरे। दंगा यानी अफरे। जी। ये धारा कहती है कि जब दो या ज्यादा लोग किसी लोक स्थान पर लड़कर लोक शांति भंग करते हैं तो उसे दंगा या अफरे कहते हैं। 2 या ज्यादा लोग, 5 नहीं। सिर्फ 2 या ज्यादा, और लड़ाई पब्लिक प्लेस पर होनी चाहिए और उस लड़ाई से पब्लिक ट्रैंक्विलिटी भंग होनी चाहिए, मतलब आम लोगों में डर या खलबली मचनी चाहिए। अच्छा। इसमें राइटिंग की तरह किसी कॉमन ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बस पब्लिक प्लेस पर मारपीट जिससे शांति भंग हो। सजा क्या है इसकी? सजा कम है 1 महीने तक की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। उदाहरण? जैसे सड़क पर 2 कार वालों में टक्कर हो जाती है और वो बीच सड़क पर ही हाथापाई करने लगते हैं, ट्रैफिक रुक जाता है, लोग घबरा जाते हैं, ये एफरे है। या फिर रेलवे स्टेशन पर 2-3 यात्री किसी बात पर बुरी तरह लड़ने लगते हैं जिससे बाकी यात्रियों में भगदड़ मच जाती है, ये भी एफरे है। ठीक है, तो रिकैप 2 या अधिक व्यक्तियों का पब्लिक प्लेस पर लड़ना, लड़ाई से पब्लिक ट्रैंक्विलिटी भंग होनी चाहिए, राइटिंग से अलग, 5 लोग या कॉमन ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं। ठीक है। अब मान लीजिए पुलिस या कोई मजिस्ट्रेट ऐसे किसी जमाव, बलवे या दंगे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कोई उन पर ही हमला कर दे या उनके काम में रुकावट डाले। हाँ, कानून ऐसे लोक सेवकों मतलब पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए है धारा 195, बलवा इत्यादि को दबाते समय लोक सेवक पर हमला करना या उसे बाधित करना, असॉल्टिंग और obstructing पब्लिक सर्वेंट। अच्छा, ये अधिकारियों की सुरक्षा के लिए है? बिल्कुल। ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पर हमला करता है या धमकी देता है या उसके काम में बाधा डालता है या उस पर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करता है, जब वो लोक सेवक किसी अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग या अफरे को दबाने की ड्यूटी कर रहा हो तो ऐसा करने वाले को 5 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 5 साल? ये तो गंभीर सजा है। हाँ, क्योंकि ये कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारियों के काम में सीधी बाधा है। उदाहरण? जैसे पुलिस बलवा कर रही भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज का आदेश देती है और कोई प्रदर्शनकारी एक पुलिस वाले पर पत्थर मारता है या उसे धक्का दे देता है, ये धारा 195 का अपराध है। ठीक। या फिर कोई तहसीलदार दंगा प्रभावित इलाके में शांति कायम करने की कोशिश कर रहा है और कुछ लोग उसे घेर लेते हैं, धमकी देते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। ये भी इसी धारा में आएगा। समझ गया। रिकैप ड्यूटी कर रहे लोक सेवक पर हमला भादा, जब वो जमाव बलवा दंगा दबा रहा हो, हमला, धमकी, बाधा डालना, क्रिमिनल फोर्स सब शामिल। मकसद लोक सेवकों को सुरक्षा देना। चलिए अब इस अध्याय की आखिरी 2 धाराओं पर आते हैं, 196 और 197। ये धाराएं आजकल बहुत चर्चा में रहती हैं, खासकर हेट स्पीच और राष्ट्रीय एकता से जुड़े मामलों में। हाँ, ये बहुत ही प्रासंगिक धाराएं हैं। पहले देखते हैं धारा 196। धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। काफी लंबा नाम है धारा का। जी। पर इसका सार ये है कि ये उन कामों को दंडनीय बनाती है जो समाज में अलग अलग समूहों के बीच नफरत या दुश्मनी फैलाते हैं। किस तरह के काम? कई तरह के, जैसे बोलकर या लिखकर या इशारों से या तस्वीरों से अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के लोगों या समुदायों के बीच नफरत, दुश्मनी या वैमनस्य फैलाना या कोशिश करना। हेट स्पीच जिसे कहते हैं। हाँ, वो इसका एक हिस्सा है। दूसरा, कोई ऐसा काम करना जिससे इन समूहों के बीच का सद्भाव, हार्मनी बिगड़े और लोक शांति भंग होने का खतरा हो। और तीसरा,
तीसरा, कोई ऐसी ड्रिल या ट्रेनिंग या गतिविधि आयोजित करना जिसमें एक समूह के लोगों को दूसरे समूह के खिलाफ हिंसा या क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करने के लिए उकसाया या ट्रेन किया जाए, या जिससे दूसरे समूह में डर या असुरक्षा फैले। अच्छा, ये भी शामिल है। सजा क्या है? 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। और अगर यही अपराध किसी पूजा की जगह पर, मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या किसी धार्मिक सभा में किया जाए तो सजा और कड़ी है, 5 साल तक की कैद और जुर्माना भी। मतलब पूजा स्थल पर करने से गंभीरता बढ़ जाती है। जी, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति फेसबुक पर एक वीडियो डालता है जिसमें वो एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ भड़का रहा है, हिंसा के लिए उकसा रहा है। ये धारा 196(1)(a) के तहत अपराध होगा। ठीक है। या फिर कोई संगठन गुप्त रूप से युवाओं को ट्रेनिंग देता है कि कैसे दूसरे समुदाय के मोहल्लों पर हमला करना है। ये जानना और इसमें शामिल होना या इसे आयोजित करना धारा 196(1)(c) के तहत दंडनीय है। समझ गया। रिकैप। जी, रीकैप, अलग अलग समूहों, धर्म, जाति, भाषा आदि के बीच नफरत, दुश्मनी फैलाना, शब्दों, संकेतों, गतिविधियों से सद्भाव बिगाड़ना, हिंसा के लिए ट्रेनिंग देना, पूजा स्थल पर करने पर ज्यादा सजा। और अब आखिरी धारा 197 जो नेशनल इंटीग्रेशन से जुड़ी है। हाँ, धारा 197, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्रख्यान, इम्प्यूटेशंस, असर्शंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कथन। जी, ये धारा उन बयानों या प्रकाशनों को दंडनीय बनाती है जो भारत की राष्ट्रीय एकता मतलब नेशनल इंटीग्रेशन के लिए खतरा है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें कई बातें हैं। पहला, किसी वर्ग पर, चाहे वो धर्म, जाति, भाषा या किसी और आधार पर बना हो, ये आरोप लगाना कि वो लोग संविधान के प्रति वफादार नहीं हैं या देश की संप्रभुता और अखंडता को नहीं मानते। दूसरा, ये कहना या प्रचार करना कि किसी वर्ग को उनके समूह के सदस्य होने की वजह से नागरिक अधिकारों से वंचित कर देना चाहिए। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। तीसरा, ऐसे बयान देना या अपील करना जिससे अलग अलग वर्गों में दुश्मनी या नफरत फैले। चौथा, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी, फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बनाना या फैलाना। फेक न्यूज़ फैलाना जो देश के लिए खतरनाक हो। हाँ, कह सकते हैं। इसके लिए भी सजा 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। और धारा 196 की तरह अगर ये अपराध किसी पूजा स्थल या धार्मिक सभा में किया जाए तो सजा 5 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा। इसके उदाहरण? मान लीजिए कोई अखबार एक संपादकीय छापता है जिसमें ये लिखा है कि एक खास भाषा बोलने वाले लोग भरोसे के लायक नहीं हैं और उन्हें सेना में भर्ती नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ जा सकता है और धारा 197(1)(a) या (b) में आ सकता है। या फिर कोई सोशल मीडिया पर ये झूठी अफवाह फैलाता है कि सरकार एक विशेष समुदाय की नागरिकता छीनने वाली है, जिससे उस समुदाय में डर और बाकी समुदायों के साथ तनाव फैलता है। ये देश की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा हो सकता है और धारा 19(1)(d) के तहत दंडनीय हो सकता है। समझ गया। रीकैप, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान प्रकाशन, किसी वर्ग की निष्ठा पर सवाल, अधिकारों से वंचित करने की वकालत, समूहों में नफरत फैलाना, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गलत जानकारी फैलाना, पूजा स्थल पर करने पर ज्यादा सजा। जी, हमने देखा कि कैसे कानून आर्थिक अपराधों जैसे काउंटरफीटिंग से लेकर समाज में शांति और सद्भाव भंग करने वाले अपराधों तक दोनों को एड्रेस करता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये प्रावधान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये हमारे समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए कितने अहम हैं। बिल्कुल, एक जागरूक नागरिक और खासकर भविष्य के विधि पेशेवर के तौर पर इनकी गहरी समझ होनी चाहिए। यहाँ एक बात सोचने वाली है, नहीं? क्या? आज के डिजिटल युग में जहाँ डीप फेक से लेकर क्रिप्टो स्कैम्स तक काउंटरफीटिंग चैप्टर 10 के कितने नए रूप आ गए हैं। हाँ, ये बात तो है। और जहाँ सोशल मीडिया पर नफरत और झूठी खबरें चैप्टर 11 सेक्शन 196-197 कितनी तेजी से फैल सकती हैं, तो क्या हमारे ये कानून इन नई चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
कानून को लगातार इवॉल्व होना पड़ता है टेक्नोलॉजी के साथ। शायद भविष्य में हमें और मजबूत कानूनी ढांचों के साथ साथ तकनीकी समाधानों की भी जरूरत पड़ेगी इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए।